पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया है। कमेटी की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त जज जस्टिस इंदु मल्होत्रा करेंगी। इस कमेटी में केंद्र और राज्य सरकार से भी अधिकारियों को रखा गया और साथ ही ये कमेटी सुरक्षा में हुई चूक के सभी पहलुओं की पड़ताल करने के अलावा भविष्य में ऐसी घटनाओं को दोहराव से बचने के उपाय भी समझाएगी। पीएम मोदी के काफिले में हुई सुरक्षा चूक पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पंजाब के सीएम और हाई कमान पर हमला बोला है। उन्होंने प्रियंका गांधी पर बिना नाम लिए निशाना साधते हुए कहा, सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने पीएम के सुरक्षा प्रोटोकॉल और उसके उल्लंघन के बारे में एक नागरिक को जानकारी दी, जो कि गांधी परिवार का हिस्सा है। पंजाब में ही पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में बीजेपी कांग्रेस पर लगातार हमलावर है। इसी कड़ी में भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि खूनी साजिश के तार सीधे कांग्रेस आलाकमान से जुड़े हुए हैं। मैडम को इसके लिए जवाब देना होगा। उत्तर प्रदेश में दल बदल की राजनीति लगातार जारी। इसी कड़ी में सहारनपुर जनपद के बेहट से कांग्रेस विधायक नरेश सैनी और सिरसागंज से समाजवादी पार्टी के विधायक हरिओम यादव और सपा के पूर्व विधायक धर्मपाल यादव ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। इस दौरान यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के साथ दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा मौजूद रहे। यूपी का सियासी तापमान बढ़ गया है। मंगलवार को योगी कैबिनेट से इस्तीफा देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ है। उन्हें पडरौना एमपी एमएलए कोर्ट ने 24 जनवरी को पेश करने के आदेश दिए हैं। ये वारंट 7 साल पुराने केस में जारी हुआ है, जिसमें उन पर धार्मिक भावना भड़काने का आरोप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमिलनाडु में 11 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत सरकार मेडिकल क्षेत्र में कई सुधार लाई है। आयुष्मान भारत योजना की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि इसके तहत गरीबों के पास उच्च गुणवत्ता और सस्ती स्वास्थ्य सेवा पाने का मौका मिला है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। ये बैठक 4:30 बजे आयोजित होगी। बैठक के दौरान पीएम राज्य में कोरोना के हालात पर चर्चा करेंगे, साथ ही प्रदेश में उठाए गए कदमों की समीक्षा करेंगे और अपने सुझाव साझा करेंगे। कई देशों में टीकाकरण और बूस्टर डोज को लेकर भी अभियान चलाया जा रहा है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने आगाह किया है कि मौजूदा टीकों की बूस्टर डोज पर्याप्त नहीं है और संक्रमण से बचाव के लिए अब प्रभावी वैक्सीन बनाने की जरूरत है। WHO के विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि ओरिजिनल कोविड टीकों की बूस्टर खुराक को दोहराना उभरते हुए वेरिएंट के खिलाफ उचित रणनीति नहीं है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर कोरोना से संक्रमित होने के बाद इन दिनों मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आईसीयू में भर्ती हैं। उनकी भतीजी रचना शाह ने बताया कि उनकी कंडीशन अभी स्टेबल है और वो रिकवर कर रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल लता मंगेशकर को ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं अमरिंदर सिंह ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी है और कहा है कि मेरे भी हल्के लक्षण के साथ में कोरोना संक्रमित पाया गया हूं और मैं खुद को आइसोलेट कर लिया हूं। मेरे संपर्क में आने वालों से आग्रह है कि वो भी जांच कराएं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए छत्तीसगढ़ में फरवरी की जगह विधानसभा सत्र मार्च महीने में शुरू हो सकता है। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, संसदीय कार्य मंत्री से भी चर्चा हुई है और चर्चा के बाद ये फैसला लिया गया। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदेश में आज कोरोना के 5,476 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 4 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं 1933 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 27,425 हो गई है। रायपुर में 1785, दुर्ग में 800, बिलासपुर में 418 और कोरबा में 403 नए मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के केसों में लगातार संख्या बढ़ते जा रहे हैं। वहीं प्रदेश में आज कोरोना के 3,639 नए मरीज मिले हैं, जबकि एक मरीज की कोरोना से मौत हो गई है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 14,406 हो गई है। वहीं 497 मरीज डिस्चार्ज होकर घर लौटे हैं।
सागर के बंडा क्षेत्र में राजौला गांव स्थित प्राथमिक स्कूल में 11 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। फिलहाल सभी बच्चों को उनके घरों में आइसोलेट कर दिया गया है और स्कूल को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है। साथ ही बच्चों के कोरोना संक्रमित होने के बाद स्वास्थ्य महकमा भी सक्रिय हो चुका है और साथ ही अब पूरे गांव में रहवासियों की कोरोना जांच की तैयारी की जा रही है। कल राजभवन के सामने नारेबाजी के मामले में कैबिनेट मंत्री सारंग ने दिग्विजय सिंह पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने कल जिस तरह के महामहिम राज्यपाल के खिलाफ नारेबाजी की वह असहनीय है। राज्यपाल के खिलाफ नारेबाजी लोकतंत्र में अस्वीकार है। राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू से इस बारे में शिकायत करूंगा। छत्तीसगढ़ में 2022-23 की बजट के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विभागवार सभी मंत्रियों से चर्चा पूरी कर ली है। आज गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव से संबंधित विभागों को लेकर मुख्यमंत्री ने चर्चा की। मुख्यमंत्री ने अपने विभागों को लेकर अपने अधिकारियों से विस्तृत बातचीत की है। बजट पर बैठक के बाद मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि कोरोना की वजह से राजस्व प्राप्ति प्रभावित हुई है। केंद्र सरकार भी 32,000 करोड़ रुपए नहीं दे रही है, फिर भी छत्तीसगढ़ सरकार अपना बजट बढ़ा रही है। उन्होंने बताया कि बजट में कई नई योजनाएं आएंगी, किसी विभाग में कटौती नहीं की जाएगी। छत्तीसगढ़ में बजट को लेकर राजनीति शुरू हो चुकी है। रायपुर में अलग अलग विकास कार्यों के लिए इस साल के बजट में अतिरिक्त फंड स्वीकृत करने की बीजेपी ने मांग की है। बीजेपी सांसद सुनील सोनी, विधायक बृजमोहन अग्रवाल और कई पूर्व विधायकों ने इसकी मांग सीएम भूपेश बघेल से की है। पिछले 6 महीने से जारी पुलिस और फरार निलंबित आईपीएस जीपी सिंह की आंख में चोली कल दिल्ली में के गुरुग्राम में खत्म हो गई है। अब उन्हें रायपुर लाने के साथ ही पूछताछ के लिए ईओडब्ल्यू की टीम ने रिमांड पर ले लिया है और गिरफ्तारी के बाद जीपी सिंह ने कहा है कि सारा मामला फैब्रिकेटेड है। निलंबित आईपीएस जीपी सिंह की गिरफ्तारी के बाद सीएम भूपेश बघेल पुलिस की तारीफ करते हुए कहे कि पुलिस ने अपना काम किया है और इससे अच्छा संदेश गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई अधिकारी कितना बड़ा क्यों ना हो, कानून से ऊपर नहीं। छत्तीसगढ़ लोक आयोग के प्रमुख लोकायुक्त टीपी शर्मा ने राजभवन में राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने साल 2020-21 के लिए तैयार आयोग में 19वें वार्षिक प्रतिवेदन की कॉपी राज्यपाल को भेंट की। साथ ही आयोग की गतिविधियों की जानकारी भी दी। मध्य प्रदेश में एनएसयूआई ने ऑनलाइन परीक्षा को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एनएसयूआई ने भोपाल में एमएलबी गर्ल्स कॉलेज में ऑनलाइन परीक्षा को लेकर प्रदर्शन किया। एनएसयूआई के प्रदर्शन में शादीशुदा स्टूडेंट्स भी शामिल थी। एनएसयूआई ने चेतावनी देते हुए कहा कि छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार को ऑनलाइन परीक्षा का फैसला लेना होगा। एमपी सरकार ने लोगों की सुरक्षा को लेकर एक और बड़ा फैसला किया है। दरअसल शिवराज सरकार लोक सुरक्षा के मद्देनजर नया कानून बनाने जा रही है। इसके तहत ऐसे सभी स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा जहां भीड़ इकट्ठा होती है। इसमें मॉल, बैंक, स्कूल, कॉलेज और सिनेमाघर समेत दूसरे स्थान शामिल हैं। भोपाल में युवा दिवस के मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान रोजगार मेले की शुरुआत की और इस दौरान उन्होंने हितग्राहियों से संवाद करते हुए कहा, सरकार के प्रयासों से 2 महीने में 5 साल से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है और सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि युवाओं को स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ाया जाए। इंदौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट ने राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर स्टूडेंट्स को रोजगार देने की नई कवायद की है और शहर के मेडिकेल्स विश्वविद्यालय ने एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया है, जिसके तहत अब स्टूडेंट्स इंदौर स्मार्ट शीट और इंक्यूबेशन सेंटर पर अपने स्टार्टअप प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए परिसीमन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पंचायत विभाग ने सभी कलेक्टर्स को क्षेत्र की जनसंख्या और भौगोलिक जानकारी देने के आदेश जारी किए। वहीं पंचायत के वार्ड प्रभारियों और सचिवों से 17 जनवरी तक जानकारी मांगी गई है। परिसीमन की प्रक्रिया 17 जनवरी से 25 फरवरी तक चलेगी। जबलपुर में आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में 33वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल मंगूबाई पटेल शामिल हुए। 191 छात्रों को पीएचडी, 63 छात्रों को गोल्ड मेडल समेत
डिलिट की उपाधि मिली है और साथ ही समारोह के बाद राज्यपाल भेड़ाघाट के गोकुलधाम गौशाला का भ्रमण करेंगे। मंदसौर में स्वामी विवेकानंद जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग ने भी शिरकत की। इस दौरान मंत्री गिल्ली डंडा और क्रिकेट खेलते हुए नजर आए। बता दें कि युवा प्रेस क्लब की तरफ से युवा दिवस पर यह आयोजन किया गया था। के भाजपा नगर अध्यक्ष सुधांशु जैन मंच पर नेता और अधिकारियों के साथ दिखे, जबकि उनके परिवार में पत्नी और पिता कोरोना संक्रमित हैं, वो होम आइसोलेटेड हैं। इसके बावजूद वो आज युवा दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए और साथ ही उन्होंने अन्य नेताओं के साथ मंच भी साझा किया। जबलपुर में युवा दिवस पर भाजयुमों ने कोरोना जागरूकता रैली निकाली, लेकिन इस रैली में ही कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई गई। रैली में जुटे सैकड़ों कार्यकर्ता खुद कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना भूल गए और जगह जगह भीड़ जुटाकर लोगों को मुफ्त मास्क बांटते नजर आए। हालांकि युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष का कहना है कि उन्होंने प्रशासन की अनुमति से ही ये रैली निकाली थी। बलरामपुर के शंकरगढ़ पुलिस स्टेशन में कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन के आरोप में भाजयुमो जिला महामंत्री और मंडल अध्यक्ष समेत 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। बता दें कि 6 जनवरी को भाजयुमो ने पीएम की सुरक्षा में चूक को लेकर प्रदर्शन किया था और सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की थी। गरियाबंद से सटे ओडिशा के कालहांडी जिले में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने जांच के लिए यहां सिर्फ एक स्टाफ की ड्यूटी लगाई है, जो दिन भर में 40 से 50 जांच ही कर पाते हैं। ऐसे में बिना जांच के आवाजाही भारी पड़ रही है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते केस की वजह से कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का आंदोलन थम सा गया है। वहीं राजनांदगांव में आज संघ के पदाधिकारियों ने अपनी मांगों को लेकर एडीएम को ज्ञापन सौंपा और जल्द से जल्द टीए और गृह भाड़ा भत्ता देने की मांग की। बिलासपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार उनमें इजाफा हो रहा है। ज्यादातर संक्रमण के मामले शहरी इलाकों से हैं। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से केसेस बढ़ रहे हैं। ऐसे लोगों पर सख्ती बरती जानी चाहिए। बालोद में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में प्रशासन और पुलिस की टीम सतर्कता दिखाते हुए पैदल मार्च निकालकर लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। वहीं सार्वजनिक संक्रमण वाले क्षेत्र डोंडी ब्लॉक में नाइट कर्फ्यू लगाया गया। धमतरी में कालाबाजारी करने वाले दुकान संचालक और मास्क नहीं लगाने वालों के खिलाफ एसडीएम की अगुवाई वाली संयुक्त दल ने कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया और कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर ने धमतरी जिले में धारा 144 लागू कर दी। टीकमगढ़ के जिला पंचायत सीईओ पर सीएम हेल्पलाइन की शिकायत वापस कराने के दबाव बनाने का आरोप है। वहीं सीईओ के रवैये से नाराज रोजगार सहायक संघ ने अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संघ के लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सीईओ को सस्पेंड करने की मांग की। खरगोन में बड़वा में कारोबारी के घर पर लूट की वारदात से आक्रोशित व्यापारी सड़क पर उतरे और बदमाशों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। इस दौरान व्यापारियों ने एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि घटना के 3 दिन बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी, जिससे अन्य व्यापारी डरे हुए हैं। कवर्धा में कृषि विस्तार अधिकारी पर मनमानी का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय का घेराव किया। मामला जिले के कृतबांधा ग्राम पंचायत का है और ग्रामीणों का कहना है कि ओलावृष्टि से होने वाले नुकसान को लेकर किए गए आवेदन पर अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनकी शिकायत को अनदेखा कर दिया जाता है। धमतरी में पीडीएस के तहत मिलने वाले राशन की कालाबाजारी का मामला सामने आया। मुखबिर से सूचना मिलने पर जब खाद्य विभाग के अधिकारी अनाज सेंटर पर पहुंचे तो दुकान संचालक राशन कार्ड धारियों से चावल खरीदते पाए गए, जिस पर एक्शन लेते हुए 9 क्विंटल सरकारी अनाज जब्त किया गया। साथ ही दोनों का राशन कार्ड भी निरस्त कर दिया गया। जांजगीर में जमीन खरीदी के बाद विक्रेता को फर्जी चेक देने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने फर्जीवाड़े की शिकायत सिटी कोतवाली थाने में की है और रिपोर्ट में बताया गया कि पीड़ित ने अपनी जमीन 8,75,000 रुपए में बेची थी, जिसके बदले में उसे खरीदार ने फर्जी चेक थमा दिया। फिलहाल शिकायत के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुरैना में मिलावटखोरी के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। खाद्य विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए मिलावटी दूध बनाने वाली एक डेयरी को सील कर दिया और मौके से कई खतरनाक केमिकल बरामद किए हैं। पुलिस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच कर रही है।
भोपाल में एक ब्यूटिशियन से दुष्कर्म का मामला सामने आया। पीड़िता ने थाने में अपने परिचित के खिलाफ रेप और ब्लैकमेलिंग का मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने धोखे से अश्लील वीडियो बनाया और फिर उसे वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म करता रहा। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। सतना की नयागांव थाना पुलिस ने डकैती गौरी यादव गिरोह के सक्रिय आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार डकैत अवधेश यादव पर 5,000 का इनाम घोषित था, जो कि 3 साल से फरार चल रहा था। आरोपी के खिलाफ 6 से ज्यादा मुकदमे अलग अलग थाने में दर्ज हैं।